मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 14 जुलाई से सावन मास की शुरुआत हो गई है और आज सावन का पहला सोमवार है। हिंदू धर्म में सावन मास का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि सावन मास भगवान शिव का सबसे प्रिय है। इस पूरे महीने में हर तरफ हरियाली खिल उठती है और इस मास में भगवान शिव की आराधना करने पर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सावन मास की शुरुआत ही विषकुंभ और प्रीति जैसे शुभ योग के साथ हुई है। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। देश भर के शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग की बात अलग है। पुराणों के अनुसार जहां जहां ज्योतिर्लिंग है, उन 12 जगहों पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए हैं। आइए आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के उज्जैन चलेंगे, जहां शिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकालेश्वर स्वयंभू दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। देश भर में यह तीर्थ स्थान बाबा महाकाल के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट के किनारे मान्यधाता पर्वत पर स्थित है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र किनारे स्थित है। चंद्रमा ने भगवान शिव को आराध्य मानकर पूजा की थी और चंद्रमा को सोम भी कहा जाता है, इसलिए इसी नाम पर इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। केदारनाथ धाम उत्तराखंड में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के तट पर स्थित है। यहीं श्री नर और नारायण की तपस्थली है। श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पुणे से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित है। धर्म नगरी काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर गंगा नदी के तट पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि हिमालय छोड़कर भगवान शिव ने यहीं अपना स्थायी निवास बनाया था। त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक से 30 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे स्थित यह मंदिर काले पत्थरों से बना है। नागेश्वर मंदिर गुजरात में द्वारकापुरी से 17 मील दूर स्थित है। कहते हैं भगवान शिव की इच्छा अनुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नामकरण किया गया है। बाबा बैजनाथ मंदिर झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। कहा जाता है कि एक बार रावण ने तप बल से शिव को लंका लाने की कोशिश की थी, लेकिन रास्ते में व्यवधान आ जाने से शर्त के अनुसार शिव जी यहीं स्थापित हो गए। रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि रावण की लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान राम ने जिस शिवलिंग की स्थापना की थी, वहीं रामेश्वर के नाम से विश्व विख्यात हुआ। शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग घृणेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। इसे घोषमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर महाराष्ट्र के दौलताबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित है। और वहीं हमारे सहयोगी नरेंद्र धनौतिया मंदसौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, पहला सोमवार है, क्या स्थितियां हैं और किस तरीके के उत्साह श्रद्धालुओं में देखा जा रहा है? शिवालयों का क्या हाल है? जी, इस समय श्रावण का पहला सोमवार है और मैं मंदसौर के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पर मौजूद हूं और मेरे आप पीछे सबसे पहले हम अपने न्यूज़ 18 के दर्शकों को भगवान पशुपतिनाथ के इस अष्टमुखी रूप के दर्शन करवाते हैं। ये अष्टमुखी प्रतिमा केवल विश्व में मंदसौर में ही मौजूद है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से भगवान का ये प्राकृतिक श्रृंगार जो है यहाँ पर देखा जा सकता है कि यह अष्टमुखी प्रतिमा
वैसे सैकड़ों साल पुरानी है और शिवना नदी से इसको ये प्रकट हुई थी। उसके बाद में यहाँ पशुपतिनाथ महादेव के रूप में इसको स्थापित कर दिया गया था। 1961 में भगवान पशुपतिनाथ की स्थापना की गई थी और ये जो आप दर्शन करवा पा रहे हैं न्यूज़ 18 के दर्शकों को, ये दक्षिण मुख के दर्शन है और इसमें आप देख सकते हैं कि भगवान के अष्टमुख के ऊपर एक लिंग बना हुआ और वहाँ से सहज रूप से आप देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा की धारा सफेद धारियों में आपको दिख रही होगी। और यह अलौकिक प्रतिमा केवल विश्व में एक ही है। नेपाल में जो भगवान पशुपतिनाथ है वहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ 4 रूप में दर्शन देते हैं और मंदसौर में जो भगवान पशुपतिनाथ के हम दर्शन करवा रहे हैं ये अष्टमुखी रूप में दर्शन करवा पा रहे हैं। आज श्रावण मास का पहला सोमवार है और सुबह 5:30 बजे से भगवान पशुपतिनाथ के कपाट खुलने के बाद से लगातार यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और पूरा मंदिर का गर्भगृह आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं से खचाखच भरा है और लगातार दर्शनों का क्रम चल रहा है। यहाँ पर आज श्रावण सोमवार होने की वजह से दूर दूर से श्रद्धालु आएंगे, इसके लिए सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं। जो दर्शनार्थी आते हैं उनको दर्शन में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए यहाँ पर पुलिस बल भी लगाया गया है। मंदिर के गर्भगृह में भी पुलिस बल मौजूद है और मंदिर का जो परिसर है उसको अलग अलग जोन में बांटा गया है ताकि यहाँ जो दर्शन करने वाले श्रद्धालु हैं उनको न आने में दिक्कत हो और न दर्शन करने में दिक्कत हो और उनका जो एग्जिट का द्वार है वो भी पूरा जो व्यवस्थित बना हुआ है। पूरी तरह से इस बार जो दर्शन की व्यवस्था प्रशासन ने की है, मंदिर प्रबंध समिति ने की है, बहुत अच्छी है कि यहाँ आने वाले किसी भी श्रद्धालु को दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही हो। फिलहाल सुबह 5:30 बजे से भगवान के कपाट खुलने के बाद से अभी तक जो देखा जा रहा है कि श्रद्धालु लगातार यहाँ आ रहे हैं और इनकी संख्या बढ़ रही है और दर्शनों का क्रम जारी है। अभी रुद्राभिषेक हुआ है, इसके बाद में यहाँ पर भोग आरती होगी और उसके बाद में कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पर होंगे। मनोकामना अभिषेक भी होगा और देर रात तक इस तरह के कार्यक्रम चलते रहेंगे। नरेंद्र, स्वाभाविक तौर पर देखा जा सकता है सावन का पहला सोमवार है, श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, लगातार बारिश का दौर भी जारी है और ऐसे में श्रद्धालुओं की जो उत्साह है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। जी बिल्कुल, बारिश का मौसम है और बादल घनघोर बादल छाए हुए हैं। सुबह से ही अंधेरा छाया हुआ है, सूरज के दर्शन नहीं हुए हैं। ऐसे में बारिश की संभावना पूरी है, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो कम नहीं है। यहाँ पर लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। एक बार और फिर हम अपने दर्शकों को भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करवाते हैं और गर्भगृह में जिस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ है वो भी दिखाते हैं। और मेरे सहयोगी रोहित से कहूँगा कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, बच्चे महिलाओं के साथ में हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी है और ये क्रम लगातार यहाँ पर जारी है। लोगों का आना, श्रद्धालुओं का आना, भगवान पशुपतिनाथ महादेव जिनकी महिमा पूरे विश्व में विख्यात है कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं। आप दर्शन करने आए हैं, कैसा लगा है भगवान पशुपतिनाथ का? आज सोमवार है और सावन सोमवार भी है। जी, आज बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ 5 साल से आ रही हूँ और हमेशा डेली शाम को आरती में आती हूँ। आज सावन सोमवार है और बारिश का मौसम भी, क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा, महादेव की आज बहुत बड़ा दिन है और अच्छा लग रहा है। तो श्रद्धालु जो है लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। उत्साह में कोई कमी नहीं है और यही भगवान पशुपतिनाथ महादेव में के श्रावण मास में देखा जा सकता है कि यहाँ पर चाहे बाढ़ आ जाए, शिवना नदी में बाढ़ आ जाए, अगर शिवना नदी की बाढ़ मंदिर के गर्भगृह में भी आ जाती है तो लोग उसे चरण पखारने बोलते हैं कि अगर बाढ़ का पानी शिवना नदी का पशुपतिनाथ के गर्भगृह में घुस जाता है तो उसको भी लोग अच्छा मानते हैं। इसलिए यहाँ पर श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। लगातार श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन कर रहे हैं। रीनू जी, वहीं आगरमालवा से हमारे सहयोगी रजनीश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, आपसे जानना चाहेंगे आगरमालवा में क्या हाल है शिवालयों का और वहां पर श्रद्धालुओं का उत्साह किस तरीके से देखा जा सकता है? श्रद्धालुओं का उत्साह सुबह से काफी देखा जा रहा है। सुबह से यहाँ पर बारिश जारी है लेकिन उसके बावजूद श्रद्धालुओं में उत्साह यहाँ पर कम नहीं हुआ है। आगरमालवा जिले के हम प्रसिद्ध बैजनाथ महादेव मंदिर में है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लोग यहाँ पर दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। मैं हमारे कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि वे हमारे जो दर्शक हैं उन्हें सीधी तस्वीरें बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर की यहाँ पर दिखाएं कि किस तरह से भक्त यहाँ पर पूजा करने आ रहे हैं। भगवान शिव को यहाँ पर बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं और भगवान की आराधना कर रहे हैं। और बाबा बैजनाथ महादेव का यह प्रसिद्ध मंदिर है
यहाँ के बारे में कहा जाता है कि इस प्रसिद्ध मंदिर को का जीर्णोद्धार एक अंग्रेज कर्नल मार्टिन ने कराया था। इसके अलावा यहाँ पर कई तरह के चमत्कार इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, इसके चलते यहाँ पर दूर दूर से भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं, दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। और ये जो बाबा को आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पर बाबा को जल चढ़ाया जा रहा है, साथ ही भांग और जो दूसरी जो बाबा को जो पसंद चीजें हैं उनको चढ़ाया जा रहा है, बाबा को चढ़ाया जा रहा है, अभिषेक किया जा रहा है बाबा का। तो काफी उत्साह भक्तों में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। काफी सुबह से ही यहाँ पर भीड़ है, यहाँ पर भजन कीर्तन किए जा रहे हैं और लगातार यहाँ पर भक्त दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। सावन का पहले सोमवार होने के चलते भक्त बाबा को आराधना में जुटे हुए हैं, बाबा के यहाँ पर आशीर्वाद लेना चाहते हैं। जी आयुषी। वही रजनीश, ये भी जानना चाहेंगे, हालांकि जैसा देखा जा रहा है कि कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में प्रशासन की तरफ से वहां पर क्या व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि मंदिरों में देखा जा रहा है कि भारी भीड़ उमड़ रही है। जी ऐसी कोरोना के चलते यहाँ पर प्रशासन द्वारा कोशिश की जा रही है कि भक्तों को कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन कराया जाए, लेकिन इसके बावजूद जो भक्तों का उत्साह है वो कम नहीं हो रहा है। भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है और लगातार यहाँ पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा जो सुरक्षा और कोरोना के चलते इंतजाम जरूर किए गए, लोगों को समझाई दी जा रही है कि वो यहाँ पर जो कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। जी नरेंद्र के पास एक बार फिर जाना चाहूंगी। नरेंद्र, आपने जैसा हमें तस्वीरों में भी दिखाया है कि लगातार वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भीड़ इकट्ठा हो रही है, ऐसे में वहां की स्थिति भी मैं जानना चाहूंगी कि प्रशासन की तरफ से क्या रुख अपनाया जा रहा है, क्योंकि कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं लापरवाही के चलते भी देखा जा सकता है कि कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी रेनू, बताना चाहेंगे कि मंदसौर में कोरोना के एक्टिव केस एक भी नहीं है। कई दूसरी जगह कोरोना के केस भले ही बढ़ रहे होंगे, लेकिन मंदसौर में इस तरह का कोई भी पॉजिटिव सामने नहीं आया और न कोई एक्टिव है और न ही कोई सस्पेक्टेड है। प्रशासन ने यहाँ पर सावधानी जरूर बरती है, लेकिन इस तरह के कोई प्रोटोकॉल तय नहीं किया है कि मास्क लगाकर आना जरूरी है या भीड़ भाड़ में नहीं जाना। इस तरह का कोई प्रोटोकॉल तो तय नहीं किया है, लेकिन स्वाभाविक तौर से आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लोगों में उत्साह है और वो उत्साह कम नहीं है और इस तरह का कोई एक्टिव केस नहीं है, इसलिए फिलहाल लोगों के मन में भी डर नहीं है और प्रशासन ने भी कोई ऐसी सख्ती तो नहीं करी है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश जरूर है कि कोरोना के केस अन्य जगह बढ़ रहे हैं, इसलिए आप भी सावधानी बरतें। फिलहाल लोग खुद जागरूक है और मंदसौर में इस तरह का कोई केस अगर सामने आता है तो प्रशासन जरूर इस पर सख्ती करेगा। लेकिन फिलहाल जो है श्रावण सोमवार का उत्साह देखने लायक है और लगातार मंदिर जो है भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है, यहाँ पर श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं और भीड़ जो है वो बढ़ रही है। श्रावण मास में भगवान शिव की भक्ति करने के लिए लोग आतुर है और यही उत्साह भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में देखा जा रहा है। लगातार श्रद्धालु बढ़ रहे हैं और कोरोना की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार तो अभी प्रशासन ने कोई यहाँ पर सख्ती नहीं करी है। हाँ, दिशा निर्देश जरूर स्वास्थ्य विभाग के हैं, उनके अनुसार लोगों को जरूर सचेत किया गया है। फिलहाल यहाँ पर इस तरह का कोई केस एक्टिव नहीं है, इसलिए कोई मास्क या सख्ती जैसा कोई प्रशासन ने कोई सख्ती नहीं बरती है। रीनू जी, वही रजनीश, आपसे एक बार फिर जानना चाहूंगी, लगातार वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं मंदिरों में, जैसे कि आपने तस्वीरों में भी दिखाया, और अब वहां देखा जा रहा है कि जो श्रद्धालु हैं उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। चाहे बारिश का मौसम भी है, लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और अपने आराध्य की पूजा अर्चना कर रहे हैं। किस तरीके की मान्यता है सावन के सोमवार को लेकर, जानने की कोशिश कीजिए लोगों से। रजनीश, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? रजनीश, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है?
शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है रजनीश से। एक बार फिर नरेंद्र का रुख करना चाहूंगी। नरेंद्र, लगातार जैसा कि हम देख रहे हैं कि श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, श्रद्धालुओं में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। इस पूरे श्रावण मास को लेकर एक अलग ही माहौल रहता है, हरियाली छाई रहती है और ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ का ये सबसे प्रिय मास होता है। तो ऐसे में जो लोग हैं उनकी क्या मान्यताएं हैं इसको लेकर? देखिए, श्रावण मास भगवान शिव का मास है और श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना करने के इस सनातन धर्म में और ज्योतिष में कई तरह के उपाय बताए हैं। श्रावण मास में जिस तरीके से भगवान शिव के मास को एक व्रत त्योहार का माना जाता है, इसमें कई चीजें खाने के लिए जो वर्जित रहती है, कई तरह के मन वचन कर्म से लोगों को झूठा बोलना नहीं है, झूठा सुनना नहीं है और किस बुरा सुनना नहीं है, कई तरह की बातें इस श्रावण मास में कही गई है। इसलिए केवल व्रत निराहार रह करके किया जाए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी इस ज्योतिष में कहा गया है, इस कर्मकांड में कहा गया है, सनातन धर्म में कहा गया है कि मन वचन और कर्म से कोई भी ऐसे काम नहीं करो जो भगवान शिव को प्रिय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल देखा जा सकता है कि ऐसे भोलेनाथ का ये प्रिय मास भी है, तो ऐसे में लोगों की कई धारणाएं, कई मान्यताएं हैं। आप दोनों का शुक्रिया तमाम तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। भारत का अगला राष्ट्रपति चुनने के लिए आज मतदान होगा। देश भर के विधायक मतदान में हिस्सा लेंगे। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के विधायकों का मत मूल्य सबसे अधिक है, जबकि सिक्किम के विधायकों की अगर बात की जाए तो उनका मत मूल्य सबसे कम है। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। वहीं विपक्ष की अगर बात की जाए तो यशवंत सिन्हा को उन्होंने उम्मीदवार बनाया है। लगातार बैठकें भी देखी गई। इसके पहले विधायकों के साथ कांग्रेस ने भी बैठक की, यशवंत सिन्हा भी मौजूद रहे और उसके बाद देखा गया कि बीजेपी की तरफ से भी बैठक की गई। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा में विशेष तैयारियां हुई है। राष्ट्रपति चुनाव के मतदान के लिए विधानसभा अधिकारी कर्मचारियों ने वोट डालने की रिहर्सल की है। आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा। मध्य प्रदेश के 230 विधायक राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करेंगे। इसके बाद प्रमुख सचिव विधानसभा एपी सिंह मतपेटी लेकर फ्लाइट से दिल्ली जाएंगे। मतदान को यादगार बनाने के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा के इतिहास से जुड़े चित्रों की गैलरी भी लगाई गई है। और वहीं सहयोगी रंजना हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। रंजना, आपसे जानना चाहेंगे, आज मतदान होना है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, ऐसे में क्या तैयारियां की गई हैं मध्य प्रदेश में? जी आयशा, बिल्कुल जो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज मतदान होना है, हर मतदान के से पहले जो रिहर्सल है वो विधानसभा में की गई थी कि किस तरीके से मतदान वहां पर किया जाएगा और किस तरीके से जो विधायक और सांसद हैं वो मतदान करेंगे। इसको लेकर जो पूरा मॉक ड्रिल है वो एक दिन पहले ही विधानसभा में की गई थी और आज जो विधायक हैं सुबह 10 बजे से विधानसभा में पहुंचेंगे और जो मतदान है वो शुरू किया जाएगा। और अगर मतदान की बात कर ली जाए आयुषी, तो भारतीय जनता पार्टी यानी जो एनडीए की जो उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद की द्रौपदी मुर्मू, उनके पक्ष में मध्य प्रदेश से अगर इस वोटों के गणित को समझा जाए तो जो एनडीए जो राजधानी मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो यहाँ पर भाजपा की तरफ से करीब 131 जो विधायक हैं जो कि मुर्मू के समर्थन में आज मतदान करेंगे, जिसमें 127 भाजपा के विधायक हैं, तो वहीं जो 2 निर्दलीय विधायक हैं, एक सपा और एक बसपा के विधायक हैं। और इस गणित से देखा जाए तो 44,000 से ज्यादा जो वोट हैं वो जो एनडीए के राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको मिलने वाले हैं, क्योंकि जो विधायकों के एक वोट का मूल्य अगर देखा जाए तो 131 है और जो सांसद सदस्यों का जो वोट का मूल्य देखा जाए तो 770 के करीब है। ऐसे में जो 44,000 से ज्यादा जो मत है वो इनको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ बंदिशें हैं वो भी लगाई गई हैं जिसमें बिल्कुल देखा जा सकता है तमाम तैयारियां वहां पर हो रही है। और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद रंजना।
और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रतलाम से बड़ी खबर की। मालगाड़ी बेपटरी हुई है, 16 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। दिल्ली मुंबई रेल लाइन पर यातायात ठप हो गया है। मंगल मौड़ी और लिमखेड़ा स्टेशन के बीच ये हादसा हुआ है। देर रात करीब 1 बजे ये हादसा हुआ। रतलाम के राहत दल मौके पर पहुंचा, डीआरएम सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और रतलाम रेल मंडल में बता दें आपको कि 2 दिनों में ये दूसरा बड़ा रेल हादसा है। और रतलाम से एक खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर मालगाड़ी बेपटरी हुई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जहां पर मालगाड़ी के 16 डिब्बे बेपटरी हो गए हैं। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सुधीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, रतलाम रेल मंडल 2 दिनों में दूसरा बड़ा रेल हादसा और मालगाड़ी के 16 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? रेल रूट पे जो है दाहोद के पास बीती रात हादसा हुआ है। मंगल मौड़ी और लिमखेड़ा स्टेशन के बीच करीब 1 बजे की घटना बताई जाती है, जिसमें कि 58 डिब्बों की मालगाड़ी थी, इसके 16 डिब्बे बेपटरी हुए और ये जो डिब्बे हैं वो जो हादसे के बाद बिखर गए हैं अप और डाउन दोनों ट्रैक पर, जिसकी वजह से पूरा ये जो रूट है दिल्ली मुंबई रेल मार्ग बाधित हुआ है। और अब करीब 23 जो ट्रेनें हैं उनको रूट बदल के चलाया जा रहा है। मुंबई से दिल्ली की और जो जाने वाली ट्रेनें हैं उन्हें बड़ौदा से अहमदाबाद, पालनपुर, चित्तौड़गढ़ से लेकर जो है अजमेर रूट पे चलाया जा रहा है। और वही डाउन ट्रैक के लिए भी इसी तरह का जो ट्रैक जो है रेलवे ने अभी इस्तेमाल किया है। कुल मिला के देखें तो जो सूचना मिलने पर रेलवे के जितने भी आला अधिकारी है, रतलाम रेल मंडल से ART एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन जो है यहाँ से तत्काल रवाना कर दी गई थी। DRM, ADRM से तमाम अधिकारी मौके पे ही मौजूद है। खबर ये भी है कि ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पे टूटी है, तो अब कहीं ना कहीं लग सकता है कि थोड़ा वक्त लगे, क्योंकि जो OHC को सुधारने में वक्त लगता है, तो ट्रैक को भी दुरुस्त करना पड़ेगा यहाँ पर। अब देखना यह है कि आखिर गलती कहाँ हुई और कब तक के इन जो बिखरे हुए डब्बे हैं उनको हटाकर अलग किया जाएगा। तो अभी जो है राहत और बचाव कार्य वहाँ लगातार जारी है। तो अब देखना यह है कि आखिर ट्रैक को कब तक क्लियर किया जाएगा। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए सुधीर आपका धन्यवाद। और आज सजेगा न्यूज 18 का सबसे बड़ा मंच, राइजिंग छत्तीसगढ़, जहां बात होगी प्रदेश की, बात होगी राजनीति की, आपके सवाल होंगे और चर्चा करेंगे आपके उम्मीदों की। राइजिंग छत्तीसगढ़ के मंच पर होंगे पक्ष और विपक्ष एक साथ, हर क्षेत्र की दिग्गज हस्तियां भी होंगी मौजूद। राजनीति से परे राज्य हित पर होगा मंथन, सूबे के भविष्य के साथ वर्तमान की भी होगी बात, तय करेंगे राइजिंग छत्तीसगढ़ का एजेंडा। सजेगा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मंच। सबसे बड़े मंच पर जुटेंगे सबसे बड़े दिग्गज, जहां होगी नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने की बात। बात होगी प्रदेश की, बात होगी राजनीति की। आपके सवाल होंगे, चर्चा करेंगे आपकी उम्मीदों की। न्यूज 18 के मंच पर चर्चा होगी खुलकर। आत्मनिर्भर बनता छत्तीसगढ़ कैसे चुनौतियों को बना रहा अवसर। इस मंच पर विपक्ष की तरफ से होंगी बड़ी हस्तियां, बदलती सियासत पर रखेंगे दिग्गज अपनी बात। न्यूज 18 नेटवर्क का सबसे बड़ा मंच, जहां होंगे पक्ष और विपक्ष एक साथ। हर क्षेत्र की दिग्गज हस्तियां भी होंगी शामिल। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर होगी बात। करेंगे विकास की रूपरेखा तैयार। कैसे छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ सकता है, राज्य के विकास के लिए क्या रणनीति है, पर्यटन, धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में राज्य में क्या और कितनी संभावनाएं हैं, राज्य के विकास और खुशहाली के लिए किसके पास क्या प्लान है,
बस्तर के विकास के लिए, नक्सलवाद के अंत के लिए किस तरह की योजनाएं और सोच है। इन तमाम बड़े सवालों के जवाब राइजिंग छत्तीसगढ़ के मंच से राज्य की जनता को मिलने वाले हैं। इस मंच पर मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही तमाम हस्तियां मौजूद होंगी। राइजिंग छत्तीसगढ़ के मंच पर 2023 के संग्राम से पहले दिग्गजों की सबसे बड़ी सभा होगी। न्यूज 18 के इस मंच पर 3.5 साल में सूबे में हुए विकास पर सीएम भूपेश बघेल से होंगे सवाल। उनसे जानेंगे सूबे के समग्र विकास के संकल्प के साथ कैसे नवा छत्तीसगढ़ गढ़ रही है भूपेश सरकार। इस मंच पर सत्ता पक्ष और विपक्ष भी होगा। 36 का आंकड़ा में बात होगी अमरजीत भगत और बृजमोहन अग्रवाल से। दिग्गज नेता और उनके कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर के साथ बात होगी सूबे के विकास के उनके प्लान पर। राइजिंग छत्तीसगढ़ के मंच पर आदिवासी संस्कृति का सुरीला राग भी होगा। बात धर्म पर भी होगी। पूछेंगे सियासत में धर्म कितना जरूरी, बीजेपी के धर्म बड़े गरम आखिर क्यों, बताएंगे नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक। राइजिंग छत्तीसगढ़ के मंच पर सूबे के भविष्य के साथ वर्तमान की बात भी होगी। कितना स्मार्ट हुआ छत्तीसगढ़, ये बताएंगे मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम और शिव डहरिया। चर्चा सिर्फ सियासत की नहीं होगी, दिखेगी संस्कृति और संगीत की झलक भी। बचपन का प्यार फेम सहदेव दिर्दो छेड़ेंगे मधुर तान। महासंग्राम 2023 से पहले छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सियासी मंच है राइजिंग छत्तीसगढ़। राइजिंग छत्तीसगढ़ के मंच पर होगी राजनीति, समाज, स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीक, कला, संस्कृति और तमाम मुद्दों पर खुलकर चर्चा। छत्तीसगढ़ के समग्र विकास पर हर दल के नेता, हर क्षेत्र के दिग्गज साझा करेंगे अपना विजन और एजेंडा। तो एक बार फिर आप हो जाइए तैयार सबसे बड़े मंच से छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सवालों के जवाब पाने के लिए।